नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसका इंतजार समस्त भारतीयों को है कि भारत सरकार आफ्टर ऑल क्या एक्शन लेने जा रही है पाकिस्तान पर, क्योंकि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कश्मीर के अंदर और भारत की अशांति के लिए जिम्मेदार है, उसके लिए हम क्या एक्शन लेने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले जाहिलों के सरदार आसिम मुनीर ने एक बयान दिया था और सबसे पहले इतने बड़े पद पर बैठे एक आदमी ने कहा था कि हम हिंदुओं से अलग हैं, और इसके द्वारा उगले गए इस जहर का ही परिणाम यह निकला कि कट्टरपंथियों के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा धर्म पूछ करके गोली चलाई गई समस्त भारतीयों को। लेकिन धर्म के नाम पर मिली इस गोली ने एकजुट बांध दिया और यह सोचने पर विवश कर दिया कि हम जातियों में, हम भाषाओं में, हम उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में जो बटे फिर रहे हैं, कट्टरपंथियों को, आतंकवादियों को केवल धर्म से नफरत है। और यह नफरत परोसी जा रही है हमारे पड़ोसियों द्वारा। और हुआ भी यही कि इस आसिम मुनीर ने कुछ दिन पहले जो कहा था कि हम हिंदुओं से अलग हैं, कश्मीर हमारी जगलर वेन है, इस बात को कहते हुए इसने जिस तरह से उकसावा एक मैसेज के रूप में दिया था, जिस पर मैंने सेशन किया था। मैंने आप लोगों को इस वीडियो और इस वीडियो के बाद में इसके सेकंड पार्ट के ऊपर प्रॉपर तरीके से एक सेशन करते अंकित इंस्पायर इंडिया पर बताया था कि पाक आर्मी चीफ के बयान पर भारत की प्रतिक्रिया आई थी। और मैंने ये अपने सेशन में कवर किया था कि किस तरह से ये व्यक्ति क्रॉस बॉर्डर बैठ करके भारत के अंदर बैठे हुए अपने स्लीपर सेल्स को या फिर ऑलरेडी घुस चुके आतंकवादियों को मोटिवेट कर रहा है, भड़काने का एक मैसेज दे रहा है कि किस तरह से तुम इस समय जाकर के धार्मिक हिंसा को जन्म दे सकते हो। कश्मीर में जहां एक और टूरिस्ट पर हमले हुए, वहीं दूसरी सबसे बड़ी बात धार्मिक कट्टरता की निकल कर आई, जिससे पूरी तरह भारत स्तब्ध है और इस गुस्से में है कि अब और बर्दाश्त नहीं होगा। भारत के शीर्ष पर बैठे जम्मू कश्मीर ने जिस तरह से आतंकवादियों का हमला झेला, जिस तरह से आतंकियों की वजह से टूरिस्टों की जान गंवाते हुए देखा, उसके बाद सभी इस इंतजार में हैं कि हमारी सेना और भारत सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देने वाली है। साथियों, यहां पर आपके सामने कुछ तस्वीरें उस पर्टिकुलर लोकेशन की है जहां पर भारतीय सेना के जवान पहुंच चुके हैं। आपको आज दोपहर में भी मैंने जो सेशन साझा किया था उसमें बताया था कि यहां पर जो टूरिस्ट थे वो भारतीय सेना को देख करके भी डर गए थे। उन्हें यह डर लगने लगा था कि भारतीय सेना की वर्दी में कहीं आतंकवादी तो वापस नहीं आ गए हैं, क्योंकि इन्होंने, इन नाकाब मंसूबे रखने वाले आतंकवादियों ने जिस तरह से हरकतें की हैं, उन हरकतों में उन्होंने भारतीय सेना की वर्दी पहनी और उस भारतीय सेना के लिए जो लोगों के मन में विश्वास है, उस विश्वास को विश्वासघात में बदला। भारतीय सेना की वर्दी धारण करके ये जाकर के उन टूरिस्ट जो लोग थे उनमें पुरुषों को टारगेट किए। उससे महिलाओं और बच्चों में जो भय बैठा, वो रियल में जब भारतीय सेना पहुंची वो उससे भी भयातीत थे। यह अपने आप में भारत के समस्त उन भारतीयों के लिए एक गौरव का क्षण भी है कि भारतीय सेना लोगों के मन में कितना विश्वास रखती है, और उतनी ही एक घृणा का कारण भी है कि ये लोग कितनी नीचता दिखा सकते हैं, जिन्हें खुद की पहचान तक नहीं पता। ये लोग दूसरे की वेशभूषा में आकर के, भारतवासियों की वेशभूषा में आकर के इस तरह का अन्यायपूर्ण कार्य कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, और इसकी सजा देने के लिए निश्चित ही भारतीय सेना उसका पूरी तरह इलाज निकाल देगी। खैर, इस बीच में पाकिस्तान के लिए भारत के अंदर क्या तैयारियां होना शुरू हुई, आज उस विषय पर चर्चा है। इस बीच में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने क्या फैसले लिए, उसकी चर्चा है। और आज के सेशन में चर्चा है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, वो इस घटना के बाद खुद किस तरह से आने वाले समय के लिए तैयार हो रहा है। ये तमाम सुर्खियां इस बात के ऊपर हैं कि पाकिस्तान की सेना बॉर्डर एरियाज में किस तरह से मूवमेंट देखी गई है। सोशल मीडिया के माध्यम से यह खबर आई थी, लेकिन यह धीरे धीरे अखबारों की सुर्खियां बन गई। साथ ही साथ से कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने हाल ही में अपनी बैठक कंप्लीट की है। 5 बड़े फैसले लिए, वो मैं आप लोगों को अभी के सेशन में साझा करने जा रहा हूं। उनमें सबसे बड़ा जो फैसला हुआ वो था इंडस वाटर ट्रीटी को रोक दिया गया है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है। इंडस वाटर ट्रीटी का अर्थ केवल इतना सा समझ लीजिए कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों का लगभग 80% पानी भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते के तहत पाकिस्तान को दिया जाता था। भारत ने इस समझौते को ही रोक दिया है। इसका अर्थ यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जल का बंटवारा अब उस तय सीमा के अनुसार नहीं होगा। इसका और सार्थक असर बताया जाए तो यह है कि सिंधु नदी के पानी से जिस तरह से पाकिस्तान के खेत खलिहान
लहराते थे। बढ़िया पंजाब क्षेत्र के अंदर कृषि होती थी। लगभग 21 करोड़ की आबादी जिस नदी पर डिपेंडेंट थी, आज उस आबादी के लिए पीने का पानी और उससे पैदा होने वाला अनाज, दोनों की ही दिक्कतें खड़ी कर दी हैं। भारत ने जिस तरह से इंडस वाटर ट्रीटी को पॉज किया है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला कंसीडर किया जा रहा है कि इस नस्ल को नहीं, इस नस्ल की पैदावार को ही खत्म कर दो, इनके पौधों में पानी ही मत डलने दो। ऐसे में भारत की तरफ से कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा की गई इस बैठक को आप देख सकते हैं। आखिरी बार कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सुर्खी में आई थी जब शेख हसीना अगस्त में बांग्लादेश से भारत में शरण लेने आई थी। उस समय भी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई थी। साथियों, भारत के अंदर सुरक्षा मामलों को लेकर के यह सबसे उच्च स्तरीय कमेटी मानी जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री के साथ में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री शामिल होते हैं। यहां पर सेक्रेटरी का काम एनएसए अजीत डोवाल कर रहे होते हैं। तो आप देख सकते हैं रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री को बैठे हुए, इधर की तरफ गृह मंत्री को बैठे हुए, और साथ में चूंकि निर्मला सीतारमण जी इस समय पेरू और यूएस की यात्रा पर हैं, तो उनकी जगह पर वित्त राज्य मंत्री को बैठे हुए। बाकी विदेश सचिव, इसी तरह से रक्षा सचिव, सबके सब सचिव बैठे हुए हैं। और एक व्यक्ति जो यहां पर अतिरिक्त रूप से रहता है, मतलब प्रधानमंत्री इस पूरे कार्य की अध्यक्षता करते हुए देखे जाते हैं। यहां पर एनएसए डोभाल जो है वो पूरी तरह से इस पूरी मीटिंग की सेक्रेटरीट की तरह सेक्रेटरी और कोऑर्डिनेशन का काम करते हुए देखे जाते हैं। तो ये भारत के द्वारा जब भी रक्षा क्षेत्र में कोई बड़े फैसले लिए जाते हैं तो इसी कमेटी का बैठना होता है, यानी कि ये वो लोग हैं जो सारे फैसले लेते हैं। ऐसे में इस कमेटी की बैठक संपन्न हुई और इसमें 5 बड़े फैसले लिए गए। लगभग 2.5 घंटे ये फैसले बैठक चली और इस बैठक ने जो बातें की वो बातें भारत के जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्त्री जी, उनके द्वारा मीडिया को बताई गई। मीडिया को बताई गई बातों में जिन बातों को ध्यान दिया गया, उन बातों के अंदर एक एक करके जो सारी बातें थी वो मैं आपके सामने रखता जा रहा हूं। पहला फैसला लिया गया कि पाकिस्तान के साथ जो 1960 में सिंधु जल संधि को लेकर के फैसला किया गया था उसे तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जा रहा है। दूसरा, अटारी जो एकीकृत चेक पोस्ट है उसको तत्काल प्रभाव से बंद किया जा रहा है। तीसरा फैसला, पाकिस्तान नागरिकों को जो साउथ एशियन एसोसिएशन जो रीजनल कॉपरेशन के लिए बना हुआ सार्क है, उसके तहत जो वीजा की छूट दी जाती है उस छूट को खत्म किया जा रहा है। पाकिस्तान का अगर कोई भी नागरिक इस सार्क वीजा छूट के तहत भी अगर भारत आया हुआ है तो वो 48 घंटे में वापस चला जाए। चौथा कहा गया कि जो पाकिस्तानी उच्चायोग दिल्ली के अंदर है वहां पर जो भी रक्षा, सैन्य, नौसेना, वायुसेना के सलाहकार अवांछित व्यक्ति के रूप में, पर्सन नॉन ग्राटा के रूप में हैं, उन्हें वापस देश छोड़कर 7 दिन में जाने की मोहलत दी गई है। 1 मई तक उन्हें देश छोड़ने के लिए कहा गया है। और 5वां फैसला, भारत का जो इस्लामाबाद स्थित उच्चायोग है उसमें रक्षा, नौसेना और वायुसेना के जो सलाहकार हैं उन्हें वापस बुलाया गया है। भारत के विदेश सचिव के द्वारा प्रेस ब्रीफिंग करते हुए ये सारी बातों पर अपनी बातें रखी गई। इनका साफ उद्देश्य था कि सबसे पहले हम आपको यह बताएं कि इसके लिए आप ही अकाउंटेबल हैं। हम इस बात के लिए 1% भी रिसर्च नहीं करने वाले कि हम जाकर दुनिया को बताएंगे, दुनिया कहेगी कि नहीं पाकिस्तान ने किया है, या फिर हम आपके पास में पहले एविडेंस भेजेंगे कि देखिए आपकी तरफ से क्या हो रहा है। ऐसा हम कुछ नहीं कर रहे। हम सीधा आपके ऊपर एक्शन लेने की तैयारी में हैं और इस एक्शन में पहले आपसे जो थोड़े बहुत भी बची कुची मतलब हरकतें रह गई थी आपके साथ व्यवहार की, उन्हें पूरी तरह खत्म कर रहे हैं। और यह करते हुए भारत ने अपने इस फैसले को कर दिया। अपेक्षा थी कुल 10 बिंदुओं पर भारत एक्शन लेगा, लेकिन सबसे पहले 5 बिंदुओं पर एक्शन लिया जा चुका है। आने वाले समय में संभव है कि हम बॉर्डर पर होने वाली सेरेमनीज हो या फिर जो हमारे ट्रेड्स हैं या करतारपुर कॉरिडोर हैं, इन सभी चीजों पर आने वाले समय में हम हॉल्ट डाल देंगे। पहले इस इंडस वाटर ट्रीटी को समझ लीजिए, क्योंकि आप में से कुछ लोग यह सोच रहे होंगे कि यार बात युद्ध की होनी थी, यहां पर पानी बंद करके ये लोग क्या कर रहे हैं। इसको आप गहराई से समझें। गहराई से इस तरह से समझें कि जो पाकिस्तान के अंदर पंजाब क्षेत्र है, पंजाब का अर्थ होता है आब, मतलब असल में 2 नदियों के बीच का क्षेत्र को आब कहा जाता है। ऐसे 5 नदियों के बीच का मतलब क्षेत्र जो है वो पंजाब है। 5 नदियों का क्षेत्र है। असल मायने में ये जो सिंधु नदी है, इस सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं उनमें से झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, व्यास और ये नदियां जो 5 नदियां इसके साथ जुड़ती हैं, इन इंडस के साथ साथ झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, व्यास, ये जो नदियां हैं इनके बीच का, नदियों के बीच का जो क्षेत्र है ये बहुत उपजाऊ होता है। पाकिस्तान का यही क्षेत्र पंजाब क्षेत्र कहलाता है और इसमें इंडस रिवर बहती है, लेकिन ये ओरिजिनेट भारत से होती है और भारत से होकर पाकिस्तान जाती है। भारत से होकर जा रही इस नदी ने, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तब यह तय नहीं था कि इस जाते हुए जल का किस तरह बंटवारा होगा। भारत और पाकिस्तान 1960 में जाकर
पाकिस्तान के प्रयासों से तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी के नेतृत्व में यह तय किया वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता से कि इस पूरे जल का 80 पॉइंट कुछ प्रतिशत पाकिस्तान रखेगा और उसमें भी 3 नदियां चेनाब, झेलम और इंडस, इसका कंप्लीट वाटर पाकिस्तान रखेगा और इस तरफ यानी कि पूर्व की तरफ बची नदियां रावी, व्यास और सतलज, इन 3 नदियों का पानी भारत रखेगा। लेकिन यह कंप्लीट पानी इसका अभी भी यूज नहीं कर पाता है, इसलिए टोटल जो वाटर है उसका हम लगभग 19 पॉइंट समथिंग परसेंटेज यूज करते हैं, बाकी पानी यहां जाता है। अगर हम इस पानी को रोकने में कामयाब हो जाते हैं तो हम भारत के साथ साथ इस सीमा में भारत के अंदर की तरफ यानी कि पूर्व की तरफ जो सीमा है उसके अंदर बसे हुए राजस्थान और इस तरफ हरियाणा, पंजाब और गुजरात क्षेत्र को पर्याप्त पानी पहुंचा सकते हैं, जिससे हम आर्थिक रूप से भी पाकिस्तान को बड़ी क्षति पहुंचा सकते हैं। पानी के अभाव में यहां पर बिजली उत्पादन रुक जाएंगे, यहां की कृषि प्रभावित होगी, यहां का पूरी तरह से अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। इस पर हमने पहले भी बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन इस कारक ने इसे तत्काल प्रभाव से इग्नाइट कर दिया है। भारत का यह प्रयास इन लोगों को थोड़े दिन में इतना प्रभावी होगा कि ये जगह जगह जाकर के इसके लिए त्राहिमाम करते हुए आपको अंतरराष्ट्रीय मंचों पर दिखाई देंगे, जो हमने आज किया है। तो ये इंडस वाटर जो ट्रीटी है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को थोड़ी सी ब्रीफ में जानकारी दे दी। ये कुछ आर्काइव्स की तस्वीरें हैं जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच होते हुए इस समझौते की हैं, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के प्रतिनिधि भारत आए थे, पालम आकर के बीच में डेरा डालकर बैठ गए थे और यहां जाकर के भारत और पाकिस्तान ने कुछ इस तरह का समझौता किया था। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी के ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने आपको दिखा दिए। आजकल फिर से ये सुर्खियों में रहते हैं, जब जब कभी बाढ़ आती है तो पाकिस्तान कहता है कि भारत ने इंडस वाटर हमारे ऊपर छोड़ दिया। पाकिस्तान कई बार इस चक्कर में अलर्ट पर चला जाता है कि भारत ने रावी पानी का हमारे ऊपर पानी छोड़ दिया। भारत आजकल पानी छोड़कर इन्हें मारता है, पानी रोक करके भी इन्हें मार सकता है। तो यह बड़ा प्रयास जो भारत के द्वारा इस पूरे विषय पर किया जा सकता है, जो चल रहा है। इसके साथ साथ और क्या हो सकता है, भारत के द्वारा इन तमाम प्रयासों के साथ साथ इंडस वाटर को तो रोका गया ही है, अब इस स्तर पर भी प्रयास किए जा रहे हैं कि कश्मीर के अंदर जनता को कैसे मोबिलाइज किया जाए। आप लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आज के सेशन में ऑब्जर्व की होगी, हमने दोपहर में भी सेशन किए, हमने कल भी सेशन किए। कश्मीर इटसेल्फ की जो जनता है वो इस घटना के सख्त खिलाफ है, क्योंकि उन्हें अब तक यह समझ में आता था। देखिए क्या था ना, कश्मीर में टेररिज्म रहा, उस टेररिज्म को कश्मीर में ही रहने वाले अलगाववादियों ने भी कई बार हवा दी थी। इसके चलते अलगाववादियों को, हुर्रियत के नेताओं को जेल भी टिकाया गया था। लेकिन हुआ यह कि कश्मीर की आबादी हमेशा यह मानती थी कि आतंकी अगर आतंक फैलाएंगे तो वो भारतीय सेना से उलझेंगे, क्योंकि उस सेना ने कश्मीर पर अनाधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ है, यह उन लोगों के दिमाग में बिठाया जाता था। ऐसे में अगर कोई टूरिस्ट कश्मीर आता है तो वो उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, इसलिए टूरिस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाना है। अगर टूरिस्ट को नुकसान हो गया तो कश्मीर किस तरह फिर अलग रह पाएगा और कश्मीर की अर्थव्यवस्था में कैसे चार चांद लगेंगे। इसलिए यहां पर एक अनकहा सा नियम चलता था कश्मीर के लोगों के द्वारा आतंकियों के बीच में। इस तरह की एक सुलह थी कि आप पर्यटकों को कुछ नहीं कहेंगे। इसलिए जब भी आप कश्मीर घूमने जाएंगे, मैं कई बार कश्मीर घूमने गया हूं, वहां पर जो कश्मीरी लोग हैं वो इतने अच्छे होस्ट बनकर आपके साथ पेश आते हैं कि आपको उनको देखकर यह लगेगा कि इनसे अच्छा होस्ट शायद ही कोई राज्य होता होगा। वो आपको बहुत अच्छे से सब मेहमानबाजी करेंगे, प्रॉपर जगह लेकर जाएंगे और यह विश्वास आपको दिलाएंगे कि आपके साथ कोई भी मिलिटेंसी की हरकत नहीं होगी। यहां पर सेना के साथ रिफ्ट रखते हैं आतंकी, आपको छुएंगे भी नहीं, आप हमारे मेहमान हैं, आप हमारे सब कुछ हैं। ऐसे में मैंने सुबह भी एक सेशन में इस बात को मेंशन किया था और अभी भी मैं आपके साथ मेंशन कर रहा हूं, यह पाकिस्तान की कायराना हरकत कैसे है, आपको इसे समझना होगा, इसके पीछे की पूरी स्ट्रेटजी को समझना होगा। असल मायने में हाल ही के समय पर अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो जैसे चाइना ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होते हुए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाने का प्रयास किया ग्वादार पोर्ट तक। ग्वादार पोर्ट में बलूचिस्तान के द्वारा जो बलोच लिबरेशन फ्रंट के, बलोच लिबरेशन आर्मी के जो लड़ाके हैं, उन्होंने चीनियों को बहुत ज्यादा दिक्कतें खड़ी करी ताकि चीन का इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में प्रभावित हो। ऐसे ही चीनियों को ढूंढ ढूंढ कर मारने की हरकतें भी आपने कई बार पाकिस्तान के अंदर सुनी। परिणाम क्या निकला कि पाकिस्तान के अंदर ये जो इन्वेस्टमेंट है ये ही सवालिया निशान पर आ गया। चाइना ने अपनी सेना पाकिस्तान में भेज दी और यहां तक भी लगने लगा कि हो सकता है चीन पाकिस्तान से निकल ही जाए कि भाई हम नहीं कर पाएंगे। ऐसे में पाकिस्तान को जो इन्वेस्टमेंट मिल रहा था, पाकिस्तान ने उसी चीज का बिल्कुल रिटेलिएशन इंडिया में किया
कि आपने कश्मीर के लोगों के माध्यम से दुनिया को यह संदेश दिया कि जब से यहां से 370 हटा है, यहां पर टूरिस्ट हर साल 2 करोड़ 2.5 करोड़ टूरिस्ट आ रहा है, जिससे यहां की अर्थव्यवस्था में 4 चांद लगे हैं। आए दिन आप दिखा देते हो चेनाब रिवर पर बनी हुई तेज घुसती हुई वंदे भारत दिखा देते हो, कभी आप ये दिखा देते हो कि यहां पर कितनी जबरदस्त रोड बन रही हैं, सोनमर्ग के अंदर बिल्कुल टनल बन गई है, आप पूरी तरह से सड़कों का जाल दिखाते हो, आप टूरिस्ट को दिखाते हो। तो बोले क्यों ना हम इनके भी इस आर्थिक गतिविधि के ऊपर ही नुकसान पहुंचाएं। लेकिन ये बेवकूफ लोग एक बात भूल गए, और वो ये है कि एक देश के अंदर ही अगर टूरिस्ट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है, इससे ओवरऑल देश की अर्थव्यवस्था पर फर्क नहीं पड़ता, इससे इकोनॉमी के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन जरूर होता है। अगर राजस्थान, आसाम, गुजरात, उत्तर प्रदेश से कोई टूरिस्ट निकलकर कश्मीर घूमने गया है तो वेल्थ तो देश की देश में ही रही, ऐसे में उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि आसामी जाकर के वहां पर पैसा खर्च करके आया। पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट चाइनीज था, अगर वो आतंकियों से प्रभावित होता है तो वो इन्वेस्टमेंट वापस चला जाएगा, वो उनके लिए ज्यादा नुकसानदायक है। बट इनको इतना ही समझ में आया कि जिस चीज को ये बेचते हैं, बेचते किस बात को हैं कि हमने कश्मीर में इतनी शांति कर दी कि यहां बढ़िया टूरिज्म है, तो बोले इनके सबसे पहले इस टूरिज्म वाले फैक्टर को रोको, ताकि ये किसी के सामने ना कह पाए कि हमने देख लो कितना बढ़िया से टूरिज्म इतना कर दिया, इतनी शांति कर दी कि हर कश्मीरी खुश है। इसी के चलते इस मिलिटेंसी के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं और उतर करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बाजार बंद हैं, टैक्सी एसोसिएशन सड़कों पर है, और टूरिस्ट की मतलब 90% जो यहां की बुकिंग्स हैं वो बंद हो चुकी हैं, लोगों ने अपनी बुकिंग कैंसिल करा दी हैं। आप इससे सोचकर देखिए कि इस घटना ने कश्मीर को एक ही बार में कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया। इसी वजह से यहां पर उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री सभी अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, सबसे संवाद कर रहे हैं, सुरक्षा एजेंसी के साथ चर्चा कर रहे हैं, रक्षा मंत्री भी अपनी तरफ से इस पर अपना बयान दे रहे हैं। यहां पर जो तस्वीर निकलकर आई जो वांछित आतंकियों की है, उसमें से एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट में खड़े लोग, ये दोनों आतंकी पाकिस्तान से हैं, और बीच में 2 आतंकी हैं, ये लोकल बताए गए हैं। इनमें से जो तस्वीरें निकलकर आई हैं, अब इन पर कार्रवाई का प्रयास चल रहा है, कार्रवाई के लिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है, और उसमें इन पर वहां की लोकल पुलिस ने इनाम भी रख दिया है। एनीवे, इसी के साथ साथ अब इस बात पर चर्चा होना शुरू हो रही है कि यह आतंकी घटना इस व्यक्ति के बयान से प्रेरित थी, क्योंकि इसी ने ही कश्मीर को जगलर वेन कहते हुए धर्म आधारित बयान दिया था। असल में यह बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह से बाबर जब भारत आया था राणा सांगा के साथ युद्ध करते समय, तो उसने इसे एक धर्म युद्ध में बदल दिया था। राणा सांगा के साथ युद्ध के समय उसने इसे जिहाद नाम दे दिया था, और आकर के उस समय धर्म युद्ध के नाम पर उसने सेना को एक अलग प्रकार का मोटिवेशन दे दिया था। आज पाकिस्तानी सेना चीफ का जो आज से 7 दिन पहले का बयान था, उसे इसी बात से रिलेट करके देखा जा रहा है कि अब इनके सारे टैक्स खत्म हो गए। कश्मीर के अंदर अशांति फैलाने के लिए जो इनके तरीके होते थे कि कश्मीरी भाई हमारे बहुत परेशान हैं, उनके लिए हमें संघर्ष करना है, अब कोई कश्मीरी परेशान नहीं है। अब क्या करें, कश्मीर के अंदर बड़ी ही दिक्कतें हैं, लोगों को कोई तमाम प्रकार की परेशानी हो रही है, आए दिन स्टोन पेल्टिंग होती है, देखो आपके लोग परेशान हैं। कोई परेशान नहीं है, वहां सब खुश हैं, बढ़िया पैसा आ रहा है, वहां तो बढ़िया लोग मूवी देखने जा रहे हैं, बढ़िया फिल्मों की शूटिंग हो रही है, दुनिया भर के लोग घूमने आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में फिर इन्हें अपनी स्ट्रेटजी में शिफ्ट करना पड़ा कि अब जब कुछ नहीं बचा तो धर्म का कार्ड चलना पड़ेगा, और इन्होंने वही किया जिस आधार पर इन्होंने देश को विभाजित किया था। उसी आधार पर फिर से कश्मीर के अंदर वही कश्मीरी पंडितों के साथ हुई जो आज से 25-30 साल पहले घटना थी, उसी की तरह इस बात का दोहराव किया गया, धर्म पूछ करके हथियार बनाया गया, धर्म पूछ करके लोगों को निशाना बनाया गया। ऐसे में पाकिस्तान के अंदर अब क्या हलचल है उसका भी अपडेट ले लीजिए। सोशल मीडिया पर प्राप्त चल रहे रूमर्स कहिए या फिर न्यूज इनपुट्स कहिए, उन्हें अखबारों में जहां जगह मिली है, और वो जगह यह है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स इस समय हाई अलर्ट पर है, इस स्पेक्यूलेशन में कि कहीं पहलगाम की घटना के बाद भारत की तरफ से कोई बॉर्डर एरिया में सर्जिकल स्ट्राइक ना हो जाए। इसी सर्जिकल स्ट्राइक के डर के चलते पाकिस्तान से सटे, भारत से सटे हुए जो पाकिस्तान के बॉर्डर हैं, उन एरियाज में बहुत सारी हलचल देखी गई है। कहा जा रहा है कि 2016 के अंदर और 2019 के अंदर जिस तरह से भारत सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उस तरह की अब तैयारियां फिर से हो सकती हैं।
ऐसे में पाकिस्तान एयरफोर्स का 198 जो लॉकहेड C-130 हरक्यूलिस है, उस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की लोकेशन में परिवर्तन देखा गया है। पाकिस्तानी एयरफोर्स 101 का जो स्मॉलर एम्ब्रेन फेनॉन 100 जेट है, वो भी इस समय वीआईपी ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है। वो इस समय इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में यूज हो रहा है। तमाम प्रकार के जो विमान हैं उनकी लोकेशंस को चेक किया गया तो पता चल रहा है कि वो सब उत्तर की तरफ पाकिस्तान के अंदर उड़ने लग रहे हैं। ऐसा रडार के द्वारा नोटिस किया गया है कि इनके अंदर मूवमेंट देखा जा रहा है। हालांकि इस बात की मैं सत्यता की पुष्टि इसलिए नहीं करता क्योंकि यह भारत की तरफ से ना तो आधिकारिक है, यह केवल सोशल मीडिया पर कई फ्लाइट रडार से कैप्चर करने वाली जो वेबसाइट हैं उन्होंने अपनी जानकारी दी है। यह बात भी सत्य है कि सेना के जो विमान होते हैं उनको रडार के द्वारा सामान्यतया कैप्चर नहीं किया जाता अगर वो फाइटर जेट होते हैं, लेकिन यहां पर ये जो विमान वाहक पोत हैं, इनको विमान वाहक जो जहाज हैं, इन्हें कैप्चर किया जा सकता है। तो इनके अंदर इस तरह के मूवमेंट देखे जा रहे हैं कि ये बॉर्डर एरियाज के अंदर मूव कर रहे हैं। इन तस्वीरों से कहीं ना कहीं पाकिस्तान में इस बात की तैयारी तो है कि हो सकता है कि भारत फिर से कोई ऐसा धमाका कर दे जिसकी वजह से एक दुनिया भर में संदेश जाए कि भारत के साथ खिलाफत नहीं कर सकते। तमाम प्रकार की लोकेशंस जो चेंज हुई हैं उनसे अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत फिर से कोई सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग कर सकता है। हालांकि इस पर अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी सत्यता प्रमाणित नहीं है। मैं केवल जो न्यूज के अंदर र्यूमर्स चल रहे हैं वो आपके साथ साझा कर रहा हूं। एनीवे, फिलहाल के लिए अपडेट में इतना ही। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप में से जो भी साथी हमारे इस चैनल पर आज पहली बार पहुंचे हैं वो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, सो दैट जो भी अपडेट आएगा वो मैं आप तक समय पर पहुंचा पाऊंगा। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं है, एक रेड कलर का बटन है, आप उसे दबा दें और कमेंट बॉक्स में भारत के जो वीर सैनिक हैं उनके लिए अपनी तरफ से 2 खूबसूरत शब्द कहें, क्योंकि हमारे सेशंस को सुनने के बाद उनके परिवारजन और हमारे भाई बंधु जो बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्सेस में खड़े हैं वो आपके कमेंट बॉक्सेस में चेक करने आते हैं कि आपने उनके लिए क्या संदेश भेजे हैं। आपके संदेश उनके लिए बहुत मायना रखते हैं। भारत सरकार के लिए आपके क्या संदेश हैं, आप अपने कमेंट बॉक्स में उसे अवश्य लिखें। आप क्या सोचते हैं, भारत को क्या करना चाहिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स पर या फिर हमारे ट्विटर हैंडल पर अंकित कुमार अवस्थी वेरीफाइड नाम से जो हमारा ट्विटर हैंडल है वहां पर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, सो दैट आपकी जो राय है वो जिनकी नजर में जानी चाहिए, जिन्हें लगना चाहिए कि आप उनके साथ हैं, उनके एक्शंस के साथ हैं। भारत एक है, भारत जाति के आधार पर, भारत रंग के आधार पर, भारत भाषा के आधार पर बंटने वाला नहीं है। उन सबको यह संदेश मिले कि भारत एक है। इस एकता के मैसेज को आप कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा साथियों के साथ साझा करें। साथियों, एक अतिरिक्त सूचना आप लोगों के लिए यह भी है, और वो सूचना ये कि हमारे द्वारा आप लोगों के लिए एक कमेंट बॉक्स में लिंक पिन किया गया है। इस रविवार को एक मास्टर क्लास मैंने रखी है बातें बाजार की एप्लीकेशन पर। इस समय जो बाजार उठ रहा है उस बाजार में निवेश करना अगर आप चाहते हैं तो आपकी राइट स्ट्रेटेजी क्या हो, इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कितना बेहतर है एफडी के कंपैरिजन में म्यूचुअल फंड्स के अंदर या स्टॉक मार्केट के अंदर, अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो एक फ्री क्लास का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया है। यह आपके साथ एक मास्टर क्लास है, 1-to-1 टॉक है। लैपटॉप पर बैठकर आपके साथ एक सामान्य चर्चा होगी, क्योंकि वो इस तरह के सेशंस के माध्यम से संभवतया न हो पाए, इसलिए हमने उसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया है। आप अपने आप को जाकर अभी वहां पर रजिस्टर कर लें, सो दैट सीट फुल होने से पहले ही, क्योंकि अभी 85,000 लोग लाइव हैं, हमने सीट उसमें केवल 1000 रखी हैं। ऐसे में वो सीट ना भर जाए, आप अपने आप को जाकर पहले ही वहां रजिस्टर कर लें। थैंक यू सो मच।